अनुसंधान समस्या चयन करने के बाद मैंने बताया था सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जब हम विषय या अनुसंधान समस्या का चयन कर लेते हैं, अनुसंधान समस्या या विषय का चयन करने के बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना, इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ऐसा माना गया है कि जैसे हमने अनुसंधान समस्या का चयन कर लिया, चयन करने के बाद हम एक उपकल्पना बनाते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें हम विषय की मतलब जैसे उपकल्पना का चयन कर लिया, कार्य कारण संबंध, कि समस्या का कार्य कारण संबंध हमारे अनुसंधान से क्या है। तो उपकल्पना वास्तव में, अगर मैंने कल भी बताया था, एक समाजशास्त्री ने परिभाषा दी थी कि एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। जैसे अगर हम कहने लगे कि अपराध हमारी एक समस्या है, अपराध हमारे समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, ठीक है, ये हमारे अध्ययन की एक समस्या है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, समस्या का चुनाव किसे कहते हैं। जैसे मैंने एक समस्या चुन ली कि हमारे समाज में आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं, कोई भी हो, चोरी हो, डकैती हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं। अब इससे रिलेटेड हमें एक उपकल्पना बनानी है। उपकल्पना हमने ये जिम्मेदार, जैसे अपराध के लिए, चोरी वगैरह के लिए हमने जिम्मेदार ठहराया क्या गरीब स्थिति या गरीब पृष्ठभूमि जो है वो अपराध के लिए जिम्मेदार है। मैंने उपकल्पना बनाई कि गरीब होना या गरीब पृष्ठभूमि अपराध के लिए जिम्मेदार है। ये मैंने क्या बनाई है? एक हाइपोथेसिस, उपकल्पना। तो उपकल्पना, मैंने अध्ययन विषय क्या था मेरा? अपराध, ठीक है, समाज में घटित होने वाले अपराध। और उपकल्पना क्या बनाई मैंने कि गरीब स्थिति या गरीब पृष्ठभूमि अपराध के लिए जिम्मेदार है। अब मैंने उपकल्पना बना ली, अब मुझे जांच करनी है, क्योंकि मैंने अध्ययन की एक विषय लिया, अब मुझे देखना है कि क्या ये इसमें उपकल्पना जो मैंने बनाई है क्या ये सही है। यानी कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना वो उपकल्पना के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उपकल्पना की परिभाषा में बताया गया है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। ऐसी एक नेट डेफिनेशन है कि उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसमें कार्य कारण संबंधों, लिखो मत, वो मिल जाएगा आपका। उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसमें कार्य कारण संबंध ज्ञात करने अभी बाकी है या जरूरी है। तो उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने कार्य करने से पहले उसकी एक योजना बना ली, रूपरेखा बना ली, और एक हमने उपकल्पना सेट कर ली। अब पूरे अध्ययन में हमें देखना है कि जो हमने उपकल्पना बनाई है वो प्रासंगिक है, वो हमारे अध्ययन विषय से संबंधित है, क्या वो सच है। अब आता है उपकल्पना की कुछ विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट इसमें जो उपकल्पना की विशेषताएं आती हैं, फर्स्ट है इसमें स्पष्टता। वो स्पष्ट होनी चाहिए। वो कैसे स्पष्ट होनी चाहिए? एक तो भाषा उनकी बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी अवधारणा, भाषा के आधार पर भाषा सिंपल। देखो कई बार हम बहुत कठिन लैंग्वेज बना लेते हैं, कठिन भाषा, ना तो अनुसंधान करने वाले को कठिनाई आती है और साथ में जो देखता है, जो उस अनुसंधान को पढ़ता है या उसका अवलोकन करता है, उसको कठिनाई आती है। तो भाषा हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी इसमें आती है प्रयोग सिद्धता। हमारी जो उपकल्पना है प्रयोग सिद्धता। देखो प्रयोग सिद्धता मतलब हम जो भी उपकल्पना बनाएं उसके कार्य कारण संबंधों की जांच की जा सके। हमने उपकल्पना बना ली कि अपराध के लिए व्यक्ति की गरीब पृष्ठभूमि जिम्मेदार है। अब हम जब अनुसंधान करेंगे तो हम देखेंगे जितने अपराधी होते हैं, देखो हमें अब क्या नोटिस करना है, सबसे पहले हमें अपराधियों को देखना है। तो अपराधी हमें कहाँ मिलेंगे?
जेल में या फिर जहां कहीं उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो। हालांकि तब तक मुकदमा जब दायर होता है उसमें वो सिद्ध नहीं हो पाते कि वो अपराधी हैं या नहीं। फाइनलाइजेशन तभी होता है जब उनका अपराध सिद्ध हो जाता है। तो हम जब कई अपराधियों के देखते हैं, उनके रिकॉर्ड देखते हैं, फिर हमें अब क्या चेक करना है कि वो गरीब है या नहीं है। क्योंकि हमने उपकल्पना क्या बनाई थी कि जो अपराधिक लोग होते हैं वो उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, गरीब होती है, गरीब पृष्ठभूमि से वो बिलोंग करते हैं। तो मतलब वो प्रयोग सिद्धता, हमें ऐसी हाइपोथेसिस बनानी है जो हम प्रयोग भी कर सके, हम देख सके कि हमारी बात में कितनी सच्चाई थी। जो हमने सोचा था क्या वो वास्तविक है, कि वास्तव में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बाल अपराध है। बाल अपराध के लिए मैंने उपकल्पना बनाई कि बच्चे के परिवार का माहौल और सौतेली मां जिम्मेदार है। ठीक है, मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली कि उसके पारिवारिक वातावरण और उसकी सौतेली मां बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में यहाँ अब एक प्रश्न ये आता है कि मुझे उसे प्रयोग सिद्ध करना है, यानी मुझे देखना है। सबसे पहले मुझे बाल अपराधियों को देखना, फिर मुझे देखना वो किस पृष्ठभूमि से आए, उनके घर का वातावरण कैसा है, क्या कारण थे कि बच्चा बाल अपराधी बना। हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने उपकल्पना जो बनाई है, उपकल्पना एक बना सकते हैं, 2, 3 ऐसे बना सकते हैं कि जो मैंने उपकल्पना बनाई है कि वास्तव में वो अध्ययन विषय से संबंधित है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है विशिष्टता। देखो, उपकल्पना वास्तव में हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम हाइपोथेसिस की क्या विशिष्टता, वो विशिष्ट भी होनी चाहिए, वो इतनी साधारण भी नहीं होनी चाहिए कि अनुसंधानकर्ता को भी दिक्कत आए और साथ में जो उसको देखे उसको भी प्रॉब्लम आए। वो विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो साधारण उपकल्पनाएं होती है वो उनकी हम जल्दी से जांच नहीं कर पाती, कॉमन होती है, बहुत कॉमन होती है। हम छोटा सा कॉमन पॉइंट ले लें, ऐसी उपकल्पना में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। उपकल्पना हमेशा कोई ना कोई एक विशिष्ट आधार लेकर बनानी चाहिए, उसमें विशिष्टता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें आता है अध्ययन की प्रविधियों से संबंधित। जो भी हम उपकल्पना बनाते हैं, जो हमने अध्ययन की विधियां ली हैं, देखो जब हम कोई अनुसंधान कार्य करते हैं, यदि हमारी उपकल्पना जो है अध्ययन की प्रविधियां, देखो सामाजिक अनुसंधान में जब हम कोई विषय लेते हैं, विषय के साथ साथ हम अध्ययन की रिसर्च की वो टेक्निक्स या वो मेथड्स भी लेते हैं, किसके माध्यम से हम रिसर्च करेंगे, जैसे प्रश्नावली, प्रश्नों की सूची, अनुसूची, ये साक्षात्कार या अवलोकन, किसके माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो उपकल्पना है वो अध्ययन की प्रविधियों से भी संबंधित होनी चाहिए। देखो ये सब विशेषताएं जो है ये किताबी लैंग्वेज है, और वास्तव में जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जो हम रिसर्च करने जाते हैं, तो जब हम उपकल्पना की विशेषताओं की बात करते हैं तो वास्तव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है उपकल्पना की भाषा का, यानी उसकी भाषा बहुत सिंपल और सरल होनी चाहिए। कभी भी उपकल्पना, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, कल पीएचडी जब आप करेंगे या कोई भी रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले अध्ययन विषय से संबंधित आपके गाइड कोई भी होता है वो कहता है हाइपोथेसिस बनाइए, उपकल्पना बना के लाइए। सबसे पहले वो आपको देंगे एक टॉपिक चूज करके लाइए, फिर आप 4-5 टॉपिक्स ले जाएंगे, वो एक टॉपिक आपको दे देंगे, फिर कहेंगे हाइपोथेसिस बना के लाइए। और ये हाइपोथेसिस बनाना इतना आसान नहीं है। हाइपोथेसिस हमारे अध्ययन विषय से संबंधित सोच समझकर कि ये इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि उपकल्पना हमारे अध्ययन विषय के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। ऐसी ना हो हमने उपकल्पना ऐसी बना ली कि उसका अध्ययन विषय से कोई रेलेवेंट है, वो रेलेवेंट है ही नहीं, संबंधित है ही नहीं। तो उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित होनी चाहिए। साथ ही साथ उपकल्पना का क्या है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी सत्यता की जांच हम कर सके, प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। और बार बार अध्ययन विषय में जितनी भी टेक्निक प्रयोग में ली जाती है, कहीं ना कहीं हमें हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्रविधियों को जब इस्तेमाल करते हैं, उपकल्पना को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें, वो सिंपल नहीं होनी चाहिए, साधारण नहीं होनी चाहिए। अगर हमने साधारण उपकल्पना बना ली
तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाई आ जाएगी। हमेशा विशिष्टता पे ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए? विशिष्ट होनी चाहिए, जो कि हमारे अध्ययन विषय के कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कर सके। देखो, हमारी उपकल्पना बिल्कुल अध्ययन विषय से संबंधित होनी चाहिए। तो जब हम एक अच्छी उपकल्पना का निर्माण करते हैं तो हमारा जो अध्ययन होता है, जो हमारा अनुसंधान होता है, वो उपकल्पना के ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि वो बहुत स्मूथ चलता है, अबाध चलता है। उपकल्पना हमने हार्ड बना ली तो उसे प्रमाणित करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम पजल हो जाएंगे। हाइपोथेसिस जो है वो मेन पार्ट है सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में, आप सब याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उपकल्पना के प्रकार और महत्व ये सब बताऊंगा।